हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था एक टॉपिक एवरेज पावर इन आरएलसी सीरीज सर्किट एंड पावर फैक्टर। ठीक है, आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए एवरेज पावर कितना होगा और पावर फैक्टर कौन सा टर्म में क्यों डिफाइन किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी बात हमने रिजोनेंस के बारे में पढ़ा। तो रिजोनेंस मतलब करंट कैसे किसी भी मतलब आरएलसी सर्किट में करंट कैसे रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करते हैं उसका ग्राफ बनाया। तो चलो शुरू करते हैं। एवरेज पावर इन आरएलसी सीरीज सर्किट, जैसे कि देख सकते हो ये क्या है, आरएलसी सीरीज सर्किट है, ये रेजिस्टर है, ये इंडक्टर है, कैपेसिटर है, उसको मैंने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। तो हमने ये ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। जो एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स यहाँ में दे रखे हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जो यहाँ पे हमने दे रखे हैं, ये कितना है ना, ये मतलब टाइम वेरिंग वोल्टेज है, E = E0 sin ओमेगा t। अच्छा, जो करंट हमने डेवलप किया था, कितना डेवलप किया था, I = I0 sin ओमेगा t - 5। याद आ रहा है नहीं आरएलसी सीरीज सर्किट में फेजर को यूज करते हुए, ठीक है कि नहीं, हमने करंट को कैलकुलेट किया था, ठीक है कि नहीं, करंट को कैलकुलेट किया था टाइम वेरिंग करंट। और हमने देखा अच्छा कौन सा कंडीशन लिया था, हमने ये कंडीशन लगाया था कि जो इंडक्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाए कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अगर इंडक्टर के अक्रॉस ज्यादा ड्रॉप हो जाए एज कंपेयर टू द कैपेसिटर, तो हमें इस कंडीशन में हमें वोल्टेज कितना था हमने गिवन था और करंट हमने डिफाइन किया था कि जो करंट था वो लैग कर रहा था वोल्टेज, ठीक है कि नहीं, मतलब ये था अल्टरनेटिंग वोल्टेज E0 sin ओमेगा t। और जो करंट हमने फेजर से डिराइव किया था क्या था, I = I0 sin ओमेगा t - 5। ये बताया था कि नहीं। अच्छा, ये यहाँ पे दो इक्वेशन से हमें डायरेक्टली ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो करंट से लीड कर रहा है, कितना फेज एंगल से, 5 फेज एंगल से लीड कर रहा है। अच्छा, 5 का भी हमने कैलकुलेट किया था फेजर से, XL - XC/R, इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस/R कैलकुलेट किया था। अच्छा, E लीड बाय I बाय फेज ऑफ 5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, जैसे कि अगर ये दोनों का इक्वेशन को मैं यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ, अगर हमें यहाँ पे ये दो इक्वेशन को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ, साफ साफ यहाँ पे दो इक्वेशन से हमें पता चलता है कि जो करंट है ये लैग कर रहा है 5 एंगल यानी वोल्टेज से 5 एंगल पीछे चल रहा है। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज का फेज है ओमेगा t, इसका फेज है ओमेगा t - 5, मतलब वोल्टेज यहाँ पे लीड कर रहा है। तो जो लीड करेगा वो पहले आएगा, तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, क्योंकि इनिशियल फेज देखिए ग्राफ मतलब 0 से शुरू हो रहा है, तो ये उसका ग्राफ आएगा। और करंट 5 एंगल पीछे चलेगा, मतलब फेज डिफरेंस 5 है ना, 5 एंगल क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, तो करंट क्या होगा उससे 5 एंगल पीछे चलेगा, तो इस टाइप का ग्राफ आएगा, ठीक है कि। तो फेज डिफरेंस से क्या होता है ना, फेज डिफरेंस से बस यही चीजें होता है, दोनों के बीच में गैप मेंटेन होगा। फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है, सेम तरीके से वो क्या करेंगे, एक कंप्लीट साइकिल करेंगे, ठीक है, सेम तरीके से वाइब्रेट करेंगे, सेम तरीके से प्रोपागेट होंगे, लेकिन उनका जो फेज एंगल अलग होने के कारण उनका जो मैक्सिमम वैल्यू अलग आएगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, तो किसी और टाइम पर करंट का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि फेज डिफरेंस है ना, अगर सेम फेज में होता है सेम टाइम पर सेम मैक्सिमम वैल्यू आता है दोनों वोल्टेज एंड करंट, लेकिन यहाँ पे टाइम ये क्या कर रहा है, फेज डिफरेंस है, ठीक है कि नहीं, वोल्टेज 5 एंगल आगे चल रहा है और करंट 5 एंगल पीछे चल रहा है, उनके बीच में फेज डिफरेंस 5 है। फेज डिफरेंस होने से बस इतना फर्क होता है कि उनका अलग अलग टाइम पर अलग अलग एम्पलीट्यूड आएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम के कारण क्या होंगे, वो सेम तरीके से ही क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, सेम टाइम में उसका क्या हुआ, साइकिल कंप्लीट होगा, सेम तरीके से क्या करेंगे, वो वाइब्रेट होगा, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल उनका सेम टाइम में कवर हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से दोनों का ओमेगा सेम है कि नहीं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या बोलता है कि कितना रफ्तार से वो एक कंप्लीट साइकिल बना रहे, तो टाइम पीरियड सेम होगा तो सेम तरीके से बना लेंगे, समझ में आ रही है, लेकिन फेज डिफरेंस के कारण उसका एम्पलीट्यूड अलग अलग आ रहा है। और तो ध्यान से देख कि हर एक टाइम में करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है, वोल्टेज का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, हर एक टाइम इंस्टेंट पर हर एक इंस्टेंट पर करंट का वैल्यू एंड पोटेंशियल का वैल्यू, ये जो ग्रीन जो ग्राफ है ये करंट को डिफाइन कर रहा है और जो रेड ग्राफ है ये वोल्टेज को डिफाइन कर रहा है। और यहाँ से फेज डिफरेंस है 5, मतलब जो यहाँ पे वोल्टेज है E वो लीड कर रहा है करंट को एज पर दिस इक्वेशन। समझ में आ रहा है, तो हम एवरी इंस्टेंट पर देखें कि करंट का वैल्यू क्या होगा, चेंज हो रहा है टाइम के साथ एज एवं क्या बोल जाएगा, मैं थोड़ा सा अलग सोच रहा हूँ, या जो वोल्टेज है, वोल्टेज भी क्या हो रहा है टाइम के साथ भी चेंज होता है, समझ में आ रहा है। अच्छा, हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे करंट भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वोल्टेज भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो हमें क्या कर, हमें जो मतलब पावर कैलकुलेट करेंगे, मतलब इस आरएलसी सर्किट कितना पावर को कंज्यूम कर रहा है, पावर भी टाइम के साथ वेरी करेंगे, हर एक, तो हर एक सेकंड में आरएलसी सर्किट में अगर बात करें, हर एक सेकंड में
कितना मतलब करंट फ्लो हो रहा है, हर एक सेकंड में कितना करंट फ्लो हो रहा है। देखना टाइम के साथ करंट चेंज हो रहा है, हर एक सेकंड में हर एक इंस्टेंट में करंट कितना फ्लो हो रहा है और उसको फ्लो कराने के लिए कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का बात है कि अगर तरफ वोल्टेज का टाइम वेरी है, टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है, करंट की तरह टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो जो पावर कंज्यूमशन हो रहा होगा इस सर्किट में, ये आरएलसी सर्किट में जो पावर कंज्यूमशन हो रहा होगा, करंट को फ्लो होने के लिए पावर तो चाहिए, तो पावर कंज्यूमशन हो रहा होगा वो भी टाइम के साथ वेरी करेगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करेंगे, वो पावर को कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हर एक इंस्टेंट पर यहाँ पे टाइम का मतलब वैल्यू, मतलब टाइम के साथ साथ करंट एंड वोल्टेज का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम किसी ओवरऑल पावर बताने के लिए हमें दिक्कत आएगा, हम डायरेक्टली फिक्स वैल्यू बता नहीं सकते, इसलिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि हर एक टाइम पर करंट भी चेंज हो रहा है, वोल्टेज भी चेंज हो रहा है, तो कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि टाइम वेरी करंट है, टाइम वेरी वोल्टेज है। लेकिन हम चाहते हैं कि आरएलसी सर्किट में ओवरऑल पावर कितना है, मेरे को पावर का फिक्स वैल्यू होता है, तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर एक इंस्टेंट में पावर कितना कंज्यूमर है कैलकुलेट करूंगा, फिर टोटल टाइम पीरियड में भाग दे देगा, मैं एवरेज पावर कैलकुलेट करूंगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखा ई एंड बी चेंज इन एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं। काफी हमें अगर ओवरऑल पावर चाहिए, ओवरऑल पावर कितना कंज्यूमर चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एवरेज पावर किससे कैलकुलेट करेंगे ना, हर एक इंस्टेंट में कितना पावर कंज्यूमर है उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर टोटल टाइम के लिए डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा एवरेज पावर। बस यही था हमारी ये। तो पी इंस्टेंटेनियस क्या होगा, बी इंस्टेंटेनियस आई इंस्टेंटेनियस, है कि नहीं, मतलब किसी टी टाइम पर अगर मेरे को पावर चाहिए तो मैं क्या करूंगा ना, वोल्टेज एंड करंट को उसी सेम टी टाइम पर मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पावर कितना होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई। तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से पी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हो जाएगा, बी इंस्टेंटेनियस आई इंस्टेंटेनियस, अच्छा पी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू ई इनटू आई, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है वोल्टेज का, ई है, यही तो है, ये क्या है वोल्टेज, मतलब यहाँ पे कौन सा वोल्टेज दे रखे हैं, टाइम वेरी वोल्टेज, ये ई आ जाएगा, और करंट तो हमारे गिवन है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई, तो ये हो गया। अच्छा हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस पावर, मतलब हर एक सेकंड में करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो हर एक सेकंड में करंट का वैल्यू चेंज होने के लिए कितना पावर मतलब सर्किट कंज्यूम कर रहा है हर एक सेकंड में, तो वो भी हमें चाहिए। तो पावर किससे पता चलेगा, पावर होता है कार्य करने की क्षमता, कि कितना वार्क हो रहा है, कितना समय में वार्क हो रहा है। तो एक छोटा सा करंट छोटा सा टाइम इंटरवल में फ्लो कराने के लिए जितना वार्क डन हो रहा होगा टाइम से भाग देने का वो छोटा सा टाइम में, तो मेरे को इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाए। तो पावर में लिख सकता हूँ, पावर होता है डब्ल्यू/टी, वार्क डन पर टाइम, कितना वार्क हो रहा है, कितना समय में हो रहा है। लेकिन मेरे को इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए, मतलब हर एक इंस्टेंट में, हर एक छोटे छोटे इंस्टेंट्स में करंट का वैल्यू चेंज हो रही नहीं, तो हर एक छोटे छोटे इंस्टेंट में करंट कितना चेंज हो रहा है, करंट को फ्लो होने के लिए सर्किट में कितना वार्क डन पर यूनिट टाइम हो रहा है, वो मेरे को बताएगा पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर में लिख सकता हूँ dWdt, मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल में स्मॉल करंट को फ्लो करने के लिए स्मॉल वार्क डन हो रहा है, ठीक है कि नहीं, तो हर एक टाइम में करंट चेंज हो रहा है, तो ईच टाइम में भी करंट का कुछ वैल्यू होगा, तो वो करंट को ड्राइव करने के लिए हर एक सेकंड में जितना वार्क डन हो रहा होगा, छोटा सा वार्क डन हो रहा होगा, तो उसका रेशियो में बोलूंगा इंस्टेंटेनियस पावर। समझ में आएगा बस। तो मेरे को इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए था, मैंने लिख दिया यहाँ पे dWdt, क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या, अच्छा समझ में आ रहा है कि तो ये हो गया dWdt, अच्छा dWdt को डी हो जाए और कुछ नहीं, यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे क्या। अच्छा मेरे को वार्क डन चाहिए, देख एवरेज पावर में कैसे कैलकुलेट करूंगा, पहले टोटल वार्क डन कैलकुलेट करूंगा कि टोटल कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक है, कितना वार्क डन हो रहा है, फिर टोटल टाइम से भाग दे दूंगा, तो मेरे को एवरेज पावर मिल जाएगा। समझ में आएगा? तो पहला मेरा टारगेट क्या है, मैं टोटल वार्क डन कैलकुलेट करूंगा, मतलब करंट को एक कंप्लीट साइकिल लेने के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए कितना समय लगता है, ठीक टाइम पीरियड, तो मैं जो कंप्लीट साइकिल की है टाइम के साथ साथ करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो टाइम के साथ साथ पावर भी चेंज होगा, तो ओवरऑल पावर कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा ना, टोटल टी टाइम तक, टोटल कंप्लीट साइकिल तक कितना पावर हर एक इंस्टेंट में चेंज हो रहा है उसको ऐड करूंगा, फिर टोटल टाइम में भाग दे दूंगा, तो मेरे को एवरेज पावर मिल जाएगा। तो पहले मेरे को टोटल वार्क डन चाहिए, ठीक है कि नहीं, वार्क डन टोटल वार्क डन करूंगा कैसे, हर एक इंस्टेंट में जितना पावर कंज्यूम हो रहा है सबको ऐड करूंगा, इंटीग्रेशन से 0 से लेकर टी तक लिमिट। समझ में आएगा? बस करो, ये क्या हो जाएगा dWdt को मैं इधर ले जाऊँ, ये क्या हो जाएगा ei/dt, ये सर नो। अच्छा मेरे को क्या करना है, तो ये क्या है, एक इंस्टेंट पर, एक इंस्टेंट पर जो वार्क डन हो रहा है करंट एंड वोल्टेज का वैल्यू चेंज होने के लिए, ये होता है dW। समझा रहा है? लेकिन मेरे को कंप्लीट साइकिल के लिए करना है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये तो बस एक इंस्टेंट के लिए, पूरी टी टाइम तक कितना पावर चेंज हो रहा है, यानी कि कितना मतलब करंट एंड वोल्टेज का वैल्यू चेंज हो रहा है दिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, टोटल वार्क डन करना पड़ेगा, टोटल वार्क डन निकालना पड़ेगा। तो टोटल वार्क डन के लिए क्या करूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा यहाँ पे। समझा रहा है? ये EI क्या है, पावर पे
हर एक इंस्टेंट पर कितना पावर कंज्यूम हो रहा है मैं देख रहा हूँ। टोटल टी टाइम तक कितना पावर कंज्यूम हुआ, तो उसको दिखने के लिए मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा और वही तो मेरे को वाटर मिल जाएगा। समझ आ रहा है? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा तेरा, अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगा, जीरो से लेकर टी तक, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए तो हर एक इंस्टेंट पर करंट एंड वोल्टेज का वैल्यू जोड़ रहा है ताकि तुम तेरे को पावर हर एक इंस्टेंट पर पावर मिल जाए। ठीक है, तो जीरो से लेकर टी तक कर दिया बस। ये कितना हो जाएगा, ये तरह हो जाएगा डब्ल्यू कंप्लीट जीरो से लेकर टी तक करंट एंड वोल्टेज का वैल्यू चेंज हो रहा है, वो चेंज होने के लिए जो टोटल वाटर लग रहा है ये डब्ल्यू हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, देखो हर सारी चीजें मैं तेरे को बता दिया। ये क्या होगा, उसको कैलकुलेट करो। अच्छा ये यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, वैल्यू बोलते रहेंगे। ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। यही तो हमने आरएलसी सर्किट में डिराइव किया था, वोल्टेज जितना दिया था करंट फेजर में कैलकुलेट किया था, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में। ठीक है, अच्छा ये क्या हो जाएगा, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गया है। और करंट का कितना था, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, ये हो गया था। और उसके साथ कौन रहेगा, dt, और यहाँ पे जीरो से लेकर टी तक इंटीग्रेशन हो गया। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हो चुका है, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हो चुका है, मतलब समझ में आ चुका है। अब बात है सिर्फ डेरिवेशन, समझना है मुझे। हमें वो टारगेट में पहुंच चुके हैं कि यह कंप्लीट साइकिल में करंट एंड वोल्टेज का भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो हमें हर एक इंस्टेंट पर टाइम एंड करंट का वैल्यू, सिर्फ वोल्टेज एंड करंट का वैल्यू क्या करेंगे, एड अप करेंगे, तो हमें वो इंस्टेंट पर पावर कितना कंज्यूम हो रहा है पता चल जाएगा। तो एवरेज पावर के लिए टोटल पावर कितना कंज्यूम हो रहा है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसको टाइम से भाग देंगे। ठीक है, तो वाटर का पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, dw/dt से। तो dw क्या हो जाएगा, ei/dt क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया, dw/dt ei, पावर का वैल्यू इसके साथ बराबर हो गया, बस इंटीग्रेशन करके कैलकुलेट कर लूंगा, वर्क डन आ जाएगा मेरे, फिर टोटल टाइम से भाग दे दूंगा, पावर मिल जाएगा टोटल पावर। ठीक है, मतलब एक कंप्लीट साइकिल को ड्राइव कराने के लिए आरएलसी सर्किट में एक कंप्लीट साइकिल लेने के लिए करंट को एंड वोल्टेज को कितना पावर को कंज्यूम करना पड़ रहा है। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल लेने के लिए करंट को कितना पावर को कंज्यूम करना पड़ रहा है वो हमें पता चल जाएगा इस मतलब इंटीग्रेशन से। एक कंप्लीट साइकिल के लिए क्यों, क्योंकि जीरो से लेकर टी तक हम क्या कर रहे हैं, टाइम पीरियड तो टी है ना, जीरो से लेकर टी टाइम तक कंप्लीट साइकिल होगा, तो उसी टाइम पीरियड के दौरान कितना पावर कंज्यूम हो रहा है मेरे को पता चल जाएगा। ठीक है, पहले वाटर कैलकुलेट करूंगा, फिर टोटल टाइम पीरियड से भाग दे दूंगा, पावर मिल जाएगा। समझ आ रहा है, तो अब डेरिवेशन तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई। अच्छा ई नॉट आई नॉट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, ये तो कांस्टेंट होगा, इसको बाहर ले आओ एक बार इसको बाहर ले आओ, ये क्या हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टी तक क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे बचेगा यहाँ पे एक सेकेंड इनटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई। वेव देख रहा होगा। ठीक है, ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देख यहाँ पे ये जो साइन ओमेगा टी माइनस पाई है, यहाँ पे हम डायरेक्टली से इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या मतलब एक फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ओमेगा टी माइनस पाई का एक फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे पुट करूँगा। अच्छा इसी फॉर्मूला को अगर मैं पुट करूँ इसके साथ चलूँ, ये क्या हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट एज इट इज रहेगा, जीरो से लेकर टी तक साइन ओमेगा टी एज इट इज रहेगा, इंटू इसको लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, ओमेगा टी क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, ये तरह ए है, एक सेकेंड, ये तरह ए है, ये तरह ए है, ये तरह बी है। समझ में आ रहा है, तो लगा फॉर्मूला लगा, कितना हो जाएगा, आंसर होगा साइन ए साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये आ गया तेरा। समझ में आ रहा होता है, तो ब्रैकेट क्लोज कर दे। क्या समझ में आएगा होता है, अगले साहब समझ में आएगा होता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अच्छा फिर क्या करूंगा, ये टर्म को साइन ओमेगा टी को इनके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो करो, क्या हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टी तक, ये तो टाइम पीरियड के साथ तो इंटीग्रेशन होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, ये साइन ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस फाई एज इट इज रहेगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ। समझ आ रहा होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस
साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, तो लिखो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये आ गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे चीजें ध्यान रखना, ये जो फाई है, ये फाई क्या कर रहा है? फाई क्या वोल्टेज, जब हमें पता था कि वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है फाई फेज एंगल से, तो ये जो फाई आ रहा है ये क्या है? फेज डिफरेंस है। ये फाई क्या है? फेज डिफरेंस है। और दोनों का फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। फेज डिफरेंस मान लें कि कोई 30 डिग्री है, पाई बाई 2 का है, 90 डिग्री का, तो साइन 91 कोई कांस्टेंट आएगा कि कॉस 90 0 कुछ कांस्टेंट आता है कि मान ले फेज डिफरेंस 30 डिग्री है, मतलब वोल्टेज करंट से 30 डिग्री आगे चल रहा है, तो फेज डिफरेंस का 30 डिग्री, फाई के बदले तो 30 डिग्री लिखेगा, तो cos 30 या फिर sin 30 का वैल्यू कुछ कांस्टेंट आएगा कि नहीं? तो मतलब ये जो cos फाई और sin फाई टर्म है ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, फेज, ये क्या फेज है? तो ये मैं लिखता हूं sin फाई एंड cos फाई, ये कौन सा टर्म है? कांस्टेंट है, तो उनका इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, उनका इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, और वैसे भी फाई को t के साथ कोई इंटीग्रेशन करेगा ही नहीं। समझ में आ गया? अच्छा dt हो गया, ये गलती हो रहा है, क्योंकि टाइम के साथ रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। समझ में आ रहा है? अच्छा अब हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा ये cos फाई एंड sin फाई ये दोनों क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये फेज डिफरेंस है। ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, उनका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो इंटीग्रेशन किसका होगा? ना ये t वाला टर्म है, जहां पे t है उसका ही इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, पहले इसको करते हैं। अच्छा यहाँ पे साइन का स्क्वायर ओमेगा टी है, तो इसको भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। मैंने एक बताया था तुम लोगों को फॉर्मूला कि cos 2 ओमेगा टी, ऐसे मैं लिखता हूँ, समझ में आएगा? cos 2 थीटा जो होता है क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, ये बताया था कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों साइड में माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। याद आ रहा है कि नहीं? क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 इधर ले आएगा, 2 को अगर तो इधर ले नीचे ले आएगा यहाँ पे, ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा को लेकर लिख सकता है 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 2 लिख सकता है, 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 2 लिख सकता है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, थीटा के बदले क्या लिख देंगे? ओमेगा टी, तो लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बटे 2, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बदले ये लिख सकता हूँ। समझ आ रहा है? तो पढ़ाएगा। अच्छा तो लिखो कितना आएगा? ये तरह पढ़ाया था कि नहीं? ये सारे चीजें मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? तो लेट ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बदले क्या लिखूंगा भाई? 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बटे 2, ये हो गया तेरा इंटीग्रेशन रहेगा cos फाई माइनस ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, एक सेकंड, ये एज इट इज रहेगा cos फाई माइनस ये क्या रहेगा? साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अच्छा मेरे को एक बात बता, साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को एक मतलब रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि बेटा तेरे को पता है ना साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या है? साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टर्म आ रहा है कि नहीं? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है कि नहीं? तो मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर नीचे से 2 से मल्टीप्लाई करने से तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, पूरा टर्म है क्या इसके साथ बराबर हो जाएगा? जाएगा साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मेरा सिर्फ साइन थीटा ओमेगा 2 थीटा समझ लो, साइन थीटा कॉस थीटा क्या है? सिर्फ ये टर्म है, मैं ऊपर लेके 2 मल्टीप्लाई कर दे, नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे। ठीक है कि नहीं? तो ये पूरा टर्म मेरा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, मतलब मैं यहाँ पे ले सकता हूँ साइन 2 ओमेगा टी। यस सर? अरे सॉरी ये वाला यहाँ से, ये तो साइन में है ना, क्या 2 साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी मैं लिख सकता हूँ साइन 2 ओमेगा टी लिख सकता हूँ। यस सर? इस फॉर्मूला के बेसिस पर तो लिखो इस बात को, अभी लिख समझ में आ रहा है ना? ऐसे क्यों कर रहा है? तो इजी है, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ सारे टर्म, जो अगर समझ में नहीं आएगा मेरे को बोलना। ठीक है, तो बता क्या हो जाएगा? ई नॉट आई नॉट रितेगा, समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बटे, पहले फील्डिंग सेट कर रहे हैं फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, ये क्या है? cos फाई माइनस ये फाई है, ये क्या हो जाएगा जरा? 2 साइन
2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी लिख सकता हूँ sin 2 ओमेगा टी। ये फॉर्मूला का वैसे भाई ये दिखा है फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी, ये हो जाएगा थीटा का मतलब ओमेगा टी पुट कर देना यहाँ पे भाई। ये फॉर्मूला को लिख सकता हूँ ये बस बटे 2। मेरे साथ में बोलना भाई, नहीं तो मेरे को पता नहीं चल रहा है कि तुम समझ में आ रहा है कि नहीं। साइन भाई ये मैथमेटिक्स है भाई और कुछ नहीं, ये डी है समझ में आया है। और फील्डिंग सेट है, फील्डिंग ऑफ क्या है सेट है, तो यहाँ पे ब्रैकेट दे दो फील्डिंग सेट है। अच्छा मेरे को एक बात बता, यहाँ पे कौन सा टर्म है जो कि तेरे को कांस्टेंट था, cos फाई ये sin फाई, ये टर्म तो फेज है, मतलब फाई है, कुछ फाई का कुछ एंगल का फाई क्या होता है फेज है, तो फेज पाई बाय 2 हो सकता है, कुछ भी फेज हो तो पाई बाय 2 अगर पुट करें तो cos का वैल्यू sin का वैल्यू कुछ कांस्टेंट मिलेगा, तो उसका तो इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, मैं पहले पूछ सका हूँ। अच्छा ये 2 जो डिनोमिनेटर में ये भी कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे cos फाई बटे 2, यहाँ पे sin फाई बटे 2, ये भी इनको क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे, समझ आ रहा होता है। अब हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ एक बात मानते हैं मतलब करता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन को क्या करता हूँ थोड़ा सा ये करता हूँ, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 है तो ये 2 को मैं इसके बीच ले आता है, ये 2 को इसके बीच में ले आता है ताकि हमें कांस्टेंट और तक मतलब क्लियर चीज मतलब पता चल जाए, समझ में आ रहा होता। ई नॉट आई नॉट ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3, तो क्या रीतिका दिख रहा है कि नहीं 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, ये हो गया cos फाई इनटू कांस्टेंट, इसको मैं एक साइड कर दिया cos फाई बटे 2 कर दिया। अच्छा माइनस ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है sin 2 ओमेगा टी इनटू sin फाई बटे 2 कर दिया, और ये मेरा हो गया फील्डिंग सेट। समझ आ रहा है, डायरेक्टली कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए रोशनी ले रहा हूँ, धीरे धीरे करो पीछे को समझो। अच्छा पहले हम क्या करेंगे देख, पहले इसको इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस के साथ इसको इंटीग्रेशन किया जाएगा, समझ में आया होगा, पहले इसको इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा ई नॉट रहेगा आई नॉट ब्रैकेट से इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3। अच्छा इसको इंटीग्रेशन करूंगा पहले, ये cos फाई 2 क्या है कांस्टेंट है, तो इसको ले आया इंटीग्रेशन, इसको मैं छोड़ रहा हूँ ये तो कांस्टेंट है, बस ये पार्ट को मैं इंटीग्रेशन करूंगा, पहले इसको इंटीग्रेशन करूंगा फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेशन करूंगा, समझ आ रहा है। पहले इसको इंटीग्रेशन कर, तो इंटीग्रेशन में 1 यहाँ पे अच्छा इसको मैं अलग करता हूँ, अच्छा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी इनटू cos फाई बटे 2 dt, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस ये इंटीग्रेशन को इसके साथ करूंगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर t, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी इनटू sin फाई बटे 2 dt। फील्डिंग सेट ये 2 टर्म है ना, 2 टर्म को अलग अलग इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा ना होते ऑब्जेक्ट सा। अच्छा इसके बाद छोड़, पहले इसकी बात कर, ये कांस्टेंट है, इसका तो कोई रोल नहीं है, इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगा, बस इसको इंटीग्रेशन करेंगे, देख कितना इजीली होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा cos फाई बटे 2 एज इट इज कांस्टेंट। अच्छा 1 का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट क्या होगा t स्मॉल t, तो ये क्या हो जाएगा तेरा t। अच्छा लिमिट लगाएगा 0 से लेकर t तक, क्योंकि लिमिट है ना, माइनस इसका इंटीग्रेशन करेगा cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन कितना होता है sin 2 ओमेगा t बटे 2 होता है, तो ये बता दे कि नहीं इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 है, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ sin 8t विद रिस्पेक्ट टू dt, ये क्या हो जाएगा माइनस cos 8t बटे 8, इधर कि नहीं, अबे बता दे यार तुम लोगों को फॉर्मूला यही है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 80 इंटू dt, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 80 dt, ये क्या हो जाएगा मैं कितना हो जाएगा sin 80 बटे 8 कांस्टेंट और नीचे आ जाएगा, बस समझ रहा होगा इधर कि नहीं। तो यहाँ पे cos 2 ओमेगा t है, तो उसको अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो ये क्या हो जाएगा तेरा, ये हो जाएगा तेरा sin 2 ओमेगा t बटे 2 ओमेगा, समझ में आ रहा होगा, फिर उसका भी लिमिट लगेगा 0 से लेकर 3, क्या समझ में आ रहा होगा ये सर ना ऑब्जेक्ट सा फॉर्मूला लगा रहा हूं भाई यहाँ पे और कुछ नहीं, समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक। अच्छा ये हो गया जरा, ये टर्म का इंटीग्रेशन हो गया, ये टर्म का पूरा इंटीग्रेशन हो गया, अबे समझ में आ रहा है कि नहीं,
यहाँ पे ई नॉट इंटू आई नॉट देता है। ये तो एज इट इज था ना, ये टोटल टर्म में मल्टीप्लाइड है। समझना क्या होता है? तो ये इसका इंटीग्रेशन में सॉल्व मतलब इसका सेट कर दिया, बिल्डिंग सेट कर दिया इसका, समझना रहे कि इसका बिल्डिंग सेट कर दिया, फिर इसका करेंगे माइनस, ये यहाँ पे ब्रैकेट पुश करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। फिर इसका करेंगे, यहाँ पे कौन कांस्टेंट है sin 5/2, तो यहाँ पे sin 5/2 यहाँ पे ब्रैकेट दे देना, ये क्या हो जाएगा sin 5/2 एज इट इज रहेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस ऑफ cos 2 ओमेगा t बटे 2 ओमेगा, यहाँ पे 2 ओमेगा आएगा, हाँ समझ रहा है क्योंकि कांस्टेंट 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा आ जाएगा। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हुआ तो ये माइनस साइन है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के साथ क्या लग जाएगा, 0 से लेकर तक टाइम पीरियड लग जाएगा। ये सर ना, अच्छा ये इधर आ गया, यहाँ तक मेरा बिल्डिंग सेट है और पूरा ब्रैकेट यूज करना क्योंकि पूरी होल टर्म के साथ ई नॉट आई नॉट में मल्टीप्लाइड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लास्ट में इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। क्या बात बताऊंगा इंटरेस्टिंग बात? ये फॉर्मूला, ये डेरिवेशन की जरूरत है, बस हमें वो रिजल्ट तक पहुंचना है, वो रिजल्ट तक हमें पहुंचना है। समझ में आ रहा है? वो रिजल्ट हमारे काम का है, समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं करता हूँ क्योंकि मेरे को इस चीज में मजा आता है। जितना कॉम्प्लिकेटेड चीज उतना दिमाग खुश, ठीक है? तो साइन बाय कॉस्ट में कोई कॉम्प्लिकेट है क्या? इसमें कोई नहीं है, तो करते जाएगा, एक स्टेप बाय स्टेप करते जाएगा। ओके, अच्छा मेरे को एक बात बता, यहाँ पे ये जो माइनस साइन है ये माइनस के साथ ये बाहर आ जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको क्रॉस कर दे, इसको हटा, यहाँ पे यही पे डायरेक्ट इसको हटा दो, ये क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, दिन से ठीक ये हो गया, बात सॉल्व हो गया। अच्छा क्या यहाँ पे प्लस कर दिया ना मैंने, यहाँ पे माइनस साइन था ना, भाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कितना आ गया माइनस cos थीटा दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस cos थीटा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा होता है। समझ आ रहा है? तो माइनस प्लस प्लस हो गया यहाँ पे, देख इतना बड़ा टर्म दिख रहा है ना, सिर्फ बच्चे का एक होगा, सारे जीरो। देख अब मैं क्या करूँ, टी को पुट करूँ, देख यहाँ पे मैं टी को पुट करूँ, ठीक है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, ई नॉट आई नॉट हो गया, एज इट इज रहेगा cos 5 इंटू 2। अच्छा टी के इनिशियल मतलब हायर लिमिट में पुट कर, ये होगा टी माइनस 0 माइनस इसमें टी भी पुट कर। अच्छा मैं एक बात बता, मैं यही पे बता रहा हूँ, ओमेगा का वैल्यू कितना होता है भाई? ओमेगा होता है 2 पाई बटे टी, ये होता है ना ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ 2 पाई बटे टी, 2 पाई बटे टी, ठीक है 2 पाई बटे टी, और टी का बिल्कुल लिमिट, अच्छा मैं कट के लिखता हूँ, ऐसे समझ नहीं पाओगे, मैं कर देता हूँ। माइनस ये क्या हो जाएगा, लगा लिमिट लगा, इधर हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0 बटे 2 ओमेगा, लिमिट लगा दिया, तो लिमिट लगा टी के बदले टी पुट किया माइनस 0, टी के बदले 0 पुट कर दिया, लिमिट लगा टी के बदले लिमिट लगाया। अच्छा मैंने तो एक बात बता, ये तरह हो गया था, ये तो बिल्डिंग से यहाँ पे, फिर उसके बाद करें इसका लिमिट लगाए, उसका भी बचा क्रॉस, इसका इंटीग्रेशन शुरू कर दें, ये क्या हो जाएगा तेरा साइन पाई बटे 2 कांस्टेंट। अच्छा यहाँ पे देख टी के बदले टी पुट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा माइनस cos 2 ओमेगा 0 बटे 2 ओमेगा, बिल्डिंग सेट पूरी होल टर्म में इनवर्ट आइनवर्ट मल्टीप्लाइड। देख यहाँ पे कितना मजा आ गया। अब मैं तू बता कि यहाँ पे जितने जगह तक वो ओमेगा दिख रहा है, तो ओमेगा को मैं ओमेगा इक्वल टू 2 बटे 2 पाई बटे टी पुट कर सकता हूँ, ये सर 2 पाई बटे टी पुट कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे मैं तेरे को दिखा रहा हूँ, पहले ही ध्यान रखा, cos 0 कितना होता है 0, तो ये टर्म क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 है, cos 0 हो गया, ये क्या हो गया तेरा 0। अच्छा बचा ये cos 2 ओमेगा टी, ओमेगा का बदले यहाँ पे तू क्या पुट करेगा, ओमेगा के बदले तू यहाँ पे पुट करेगा 2 पाई बटे 2 ओमेगा को हटा देगा, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है मैं यहीं पे पुट कर रहा हूँ 2 पाई cos 0 कितना होता है, अच्छा होता है, हाँ सही यार, ठीक है cos 0 कैसे हो जाएगा, हाँ ठीक है गुआ वैसे गलत है। अच्छा एक सेकंड देख मैं तो एक बात, अच्छा ये क्या होगा 1 प्लस 1 होगा, ये cos 0 1 हो जाएगा प्लस 1, सॉरी यार थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक और मेरे को पता है, लेकिन मैं कुछ बोल रहा हूँ कि मेरा दिमाग डांस करके आया हो, दिख सकते हो यार थोड़ा सा, ठीक है डायरेक्ट आके पढ़ा रहा हूँ,
थोड़ा सा मतलब मेरा रिजोनेंस नहीं होगी ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिजोनेंस से नीचे चल रहा हूँ, ठीक है, मेरा फ्रीक्वेंसी घट चुका है, ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम आउटपुट नहीं आ रहा है, समझ में आया। तो +1 ये क्या हो गया +1। अच्छा यहाँ पे ओमेगा टी था cos 2 ओमेगा टी था, तो ओमेगा के बदले में यहाँ पे 2π/t पुट कर दो, 2π/t पुट कर दो, तो टी कैंसिल होगा, तो cos 4π कितना होता है +1 होता है, cos 4π कितना होता है +1 होता है। कैसे देख भाई, cos का ग्राफ एकदम cos थीटा और थीटा का ग्राफ अगर मैं बनाऊं, क्या cos का ग्राफ इस टाइप का होता है, यस सर नो। तो एंगल देख cos का 0 पर वैल्यू कितना होता है +1 होता है, 0 पर वैल्यू कितना होता है भाई, cos 0 पर वैल्यू कितना होता है, cos 1 होता है मैक्सिमम। अच्छा 0 ये क्या होगा π/2, ये क्या होगा 3π/2, ये क्या होगा 0π/2, सही, यहाँ भी ये हो जाएगा तरफ पाई, ये हो जाएगा तरफ पाई, ये तरफ जाएगा 3π/2, यहाँ भी ये हो जाएगा 2π। समझ आ गया होता है 0π/2 पे ये एंगल से पहले 90 डिग्री का एंगल होता है कि नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 से उसी हिसाब से ले लो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ आ रहा है। तो ये तरह एंगल ले लिया, तो बता 2π पर एंगल कितना आ रहा है, वैल्यू कितना आ रहा है, वही मैक्सिमम है 1। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल, तो अगले कंप्लीट साइकिल कहाँ पर आएगा 4π पर, तो 4π पर अगर यहाँ पे आएगा तो 4π पर वैल्यू कितना आएगा, वही 1 ही आएगा। तो यहाँ पे कितना है cos 4π का वैल्यू कितना होगा +1 होगा, तो ले ले +1। समझ में आ गया। तो ये कितना होगा +1, तो ये +1 ये +1, ये माइनस बीच में है, क्या हो गया 0, तो ये क्या हो जाएगा गोला, ये तरह क्या हो जाएगा गोला। ये पूरी टर्म, ये साइन बाय 2 मल्टीप्लाइड है, ये पूरी टर्म क्या हो गया तेरा गोला। समझ आ गया। ये ग्राफ में समझ में आ गया कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया जाता है, समझ में आया होता है। अच्छा फिर बात आता है इसके पास sin 0 कितना होता है 0, तो ये फिर से गोला आ गया। अच्छा यहाँ पे ओमेगा क्या बोलते हैं, तो क्या पुट करेगा 2π/t, तो पुट कर ले 2π/t, t कैंसिल, sin 4π/2 ओमेगा, sin 4π कितना होता है भाई, sin π कितना होता है, sin π 0 होता है, sin 0 0, देख ग्राफ कर ले, ठीक है 0π/2 पर मैक्सिमम आता है पाई 3π/2 into 2π, पाई पर 0 आ रहा है ना, ठीक है पाई, फिर अगले पाई पर मतलब 2π क्या होगा 0, फिर अगले पाई 3π क्या होगा 0, तो अगले पाई 4π कितना होगा 0, ये क्या हो जाएगा 0 ले। समझ में आ गया होता। तो sin π का वैल्यू 0 होगा, sin π 0, 2π 0, सब के 0, साइन स्टूडियो वेरी करें, फिर देख पाई फिर से पाई जाएगा 2π, फिर से पाई जाएगा 3π, फिर से पाई जाएगा 4π, वैल्यू 0। ग्राफ से समझ में आ रहा है कि नहीं, वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करते हैं, याद नहीं रखना बस। तो अगर ये हो गया इक्वेशन 0 नहीं होगा, हाँ मैं तो वही बोल रहा हूँ। तो ये टर्म 0 हो गया, बच्चा कितना यही वाला टर्म बचा है इसके, और इसके साथ E0 I0 मल्टीप्लाई कर, तो क्या आ जाएगा तेरा E0 I0 cos 5/2 इंटू कैपिटल, क्या इतना बचा होगा, ये क्या निकाल रहे थे हमने, वाक टोटल निकाल रहे थे, ठीक है कि नहीं। अच्छा मेरे को एक बात बता, E0 I0 cos 5, ये 2 क्या मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 होता है, मैंने लिख दिया, मेरा मर्जी है भाई, मैं लिखता हूँ कितना ओमेगा है, ठीक। E0/√2 क्या √2 मीन स्क्वायर वैल्यू कितना होता है भाई, I0/√2 का पॉइंट क्या था, जिसका वैल्यू था 0.637 I0, कैलकुलेट किया था कि नहीं। √2 मीन स्क्वायर वैल्यू, पहले स्क्वायर कर रहा था, फिर उसका मीन कैलकुलेट कर रहा था, क्योंकि करंट का वैल्यू पूरी सर्किट में क्या होता है भाई, टाइम के साथ वेरी करता है, उसका कोई फिक्स मतलब वैल्यू नहीं होता। ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तेरे को एवरेज लेना चाहिए था, एवरेज वैल्यू तो कैलकुलेट किया था, ठीक है कि नहीं। एवरेज वैल्यू कितना आता है, कॉपी बोल के देख, कॉपी बोल, कॉपी देख, कॉपी देख, आई एवरेज कितना आता है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट
देखना रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू यही होता है ना, आई नॉट बटे रूट 2। देख भाई नोट लिखा है कि नहीं, कितना देख 100 बोल गया 100। क्या लिखा हुआ है, आई नॉट बटे रूट 2, आई नॉट स्क्वायर नहीं, आई नॉट बटे रूट 2। क्या आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर कैसे, आई नॉट ना आई नॉट बटे रूट 2 लिखा हुआ है ना। नहीं आरएमएस पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का अपडेट कर देखो, तेरा भी आई नॉट स्क्वायर लिखा हुआ है, आई नॉट बाई रूट 2 लिखा हुआ है। गलती कर रहा है, ये दिखना ही देगा, करेक्शन कर, अब भी करेक्शन कर। अबे ये हाफ है ना, ये हाफ रूटिंग बाई मेरे को दे दो भाई, मैं पहुंच जाऊंगा, वीडियो चल रहा है। अब स्क्वायर रूट में तू ये नहीं करेगा क्या, देखना अरे एक सेकंड, अच्छा ये मैंने कर दिया, अच्छा एवरेज वैल्यू यही था, ठीक है सॉरी आई नॉट बटे रूट ये कितना होगा, इधर होगा 0.707 आई नॉट ये था एक, ठीक है। और उसका परसेंटेज से जो कैलकुलेट किया था 70.7% आई नॉट, इधर कि नहीं, अबे था कि नहीं, मैं मर जाऊंगा भाई, ऐसा दे दो भाई मैं तो ये क्या आएगा, ये आरएमएस वैल्यू यही होता है आई नॉट बटे रूट 2। तो ये जो वैल्यू है आई नॉट बटे रूट 2 और ई नॉट बटे रूट 2 क्या लिख सकता हूँ, आई आरएमएस ई आरएमएस, वोल्टेज का भी ई आरएमएस यही होता है, बताया था। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वाट टन हो जाएगा तेरा ई आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्योंकि ई नॉट बटे रूट 2 में लिखूंगा ई आरएमएस क्या होता है भाई, ई नॉट बटे रूट 2, ये सर नो वही, उसका भी वैल्यू वही आएगा 0.707 आई नॉट, सॉरी ई नॉट, प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहा है यार बहुत, वहां पे 637 वो एवरेज वैल्यू था, ये उसका एवरेज वैल्यू था, ठीक है। क्योंकि वहां पे 1 बटे पाई समथिंग आएगा, आई इक्वल टू कितना देखना, एवरेज वैल्यू कितना आ रहा था, एवरेज वैल्यू कितना आ रहा था देख, आई एवरेज इज इक्वल टू मेरे को जितना याद आ रहा है 2 बटे पाई आई नॉट, वो तो 67 वो तो कितना था, आई नॉट इक्वल टू 2 बटे पाई समथिंग आ रहा था, जो भी है छोड़ो, लेकिन वैल्यू इतना आएगा, उसका सारे मतलब नहीं है, वैल्यू इतना आएगा, कितना आएगा, आई इक्वल टू देख एवरेज वैल्यू कितना है, आई एवरेज वैल्यू था 0.637 आई नॉट, यही था ना, क्या यही वैल्यू था, आई इक्वल टू आई एवरेज इक्वल टू 0.637 था, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था वहां पर था कि नहीं, बस मैं वही तो बोल रहा हूँ, वैसे गलती क्यों कर रहा है भाई, क्यों गलती कर रहा है वैसे है, मैं ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ ये दिखा नहीं, बस लिख दिया सब स्क्वायर है। अब मैं बोला फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा को क्या हो गया, हाँ मैं भूल जाता हूँ सारी चीजें, लेकिन ऐसा होता है ई आरएमएस और ये क्या हो जाएगा आई आरएमएस cos फाई, छोड़ना क्या होता है, ई नॉट बटे रूट 2 लिखूंगा ई आरएमएस, आई नॉट बटे रूट 2 लिखूंगा आई आरएमएस cos फाई टी एज इट इज रहेगा। तो मेरे को ये वाटन मिल गया, तो टोटल वाटन मिल गया, अगर टोटल वाटन से ठीक मैं यहाँ पे लिख दूं तो मेरे को टोटल पावर मिल जाएगा, वाट टन पर टाइम, तो देख ये टी को इधर ले आया, ये कितना हो जाएगा वाट टन पर टाइम टी, ये क्या हो जाएगा ई आरएमएस आई आरएमएस cos फाई, तो ये क्या होता है जरा पावर, ये क्या होता है जरा पावर, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया ई आरएमएस आई आरएमएस इंटू cos फाई। मतलब अगर किसी आरएलसी सर्किट में तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज देता है और तेरा करंट कितना होता है आई नॉट इक्वल टू साइन ओमेगा टी -5 जो फेज डिफरेंस जो भी था, तो इतना पावर कंज्यूम होगा, समझ में आ रहा है, इतना पावर क्या होता है कंज्यूम होता है किसी भी आरएलसी सर्किट में। करंट को फ्लो होने के लिए जो पावर कंज्यूमशन होता है, ठीक है कि नहीं, पावर होगा कि नहीं, करंट फ्लो कराने के लिए वाटर पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है कि नहीं, हमने यहाँ पे वाटर पर यूनिट टाइम करके पावर निकाला, तो इतना पावर कंज्यूमशन होता है।
तो यहाँ पे क्रॉस वाला टर्म है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं, ये होता है पावर कंजम्पशन, ये होता है तेरा पावर फैक्टर, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। तो यहाँ पे क्रॉस बाय क्या है, या मुझे ये टर्म है क्रॉस बाय, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा तेरा? पावर फैक्टर, पावर फैक्टर हो जाएगा तेरा, क्या हो जाएगा? cos फाई। इसको मैं लिख सकता हूँ ना, टोटल पावर बटे ERMS इनटू IRMS। क्या लिख सकता हूँ? एक cos फाई को लिख सकता हूँ P बटे ERMS और IRMS। तो ये तरह हो जाएगा पावर फैक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? अगर तेरे को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पता है, ठीक है, मान ले कि तेरे को गिवन होगा ई नॉट वैल्यू, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वोल्टेज पता होगा और मैक्सिमम करंट पता होगा, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है, क्योंकि आई को आई नॉट बटे R2 होगा, वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेगा, तो IRMS ERMS मिल जाएगा, कुछ फाई फेज डिफरेंस दे देगा, वोल्टेज एंड करंट के बीच में कौन लीड कर रहा है तेरे को पता चल जाएगा, फाई का वैल्यू पुट करके पावर कितना कंजम्पशन हो रहा है RLC साथ में कैलकुलेट करता है। यस सर नो? अच्छा, पावर फैक्टर अगर पूछेगा cos फाई का वैल्यू तू कैलकुलेट करेगा, cos फाई सिर्फ cos फाई कैलकुलेट करेगा, तेरे को पावर फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये हो जाएगा तेरा cos फाई P बटे ERMS बटे IRMS, ये लिख सकते हैं। समझ आ रहा है? ये क्या हो गया तेरा? पावर फैक्टर। अच्छा, यहाँ पे कुछ केसेस है। केस 1, इफ हाई, हाई तेरा क्या है भाई? हाई तेरा होता है फेज डिफरेंस। क्या है? हाई, क्योंकि हमने हाई के बेसिस पर तो दिख रहा था ना कि जो वोल्टेज था वो करंट से हाई एंगल लीड कर रहा था, आगे चल रहा था, क्योंकि हमने RLC सर्किट में इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज था उसको ज्यादा मान रहे थे एज कम्पेयर टू कैपेसिटर। VL ग्रेटर डीसी था कि नहीं, उस बेसिस पर वोल्टेज क्या कर रहा था? लीड कर रहा था। कितना एंगल? हाई एंगल, मतलब करंट हाई एंगल लेके चल रहा था, तो ये फाई का फेज डिफरेंस। ठीक है, तो फेज डिफरेंस अगर तेरा 0 हो जाए, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, तो बच्चा पावर कितना कंजप्शन होगा? अगर तेरा फेज डिफरेंस 0 हो जाए, cos 0 कितना होता है? 1, मतलब फेज डिफरेंस जब 0 होगा तो तेरा पावर कंजप्शन कितना होगा? मैक्सिमम आएगा, क्योंकि cos 0 क्या होगा? 1। तो इसको देख पावर कितना हो जाएगा? पावर कंजप्शन ये हो जाएगा ERMS इनटू IRMS इनटू cos 0। cos 0 कितना होता है? cos 0 1 होता है, तो ये तरह क्या हो जाएगा? पावर इक्वल टू ERMS इनटू IRMS। मतलब हाई जब फेज डिफरेंस होता है, मतलब फेज डिफरेंस जब 0 होता है, मतलब वोल्टेज एंड करंट जब सेम फेज पे चल रहे होंगे। अच्छा, कौन सा कंडीशन है, कहां पे, मतलब कौन सा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में लगाऊं ताकि फेज सेम फेज में चले? रेजिस्टर, क्योंकि रेजिस्टर तो उनको सेम फेज में चलाता है, तो मतलब रेजिस्टर सर्किट में क्या होता है ना, ज्यादा पावर कंज्यूम होता है, क्योंकि देखिए ना कौन सा फेज डिफरेंस 0 होगा तो ये पावर कितना है? ERMS IRMS का वैल्यू बराबर आएगा, मतलब मैक्सिमम। ये क्या होता है? मैक्सिमम। cos फाई में मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है कि नहीं? ERMS IRMS। ठीक है, तो ये कौन सी सर्किट के लिए होगा? रेजिस्टिव सर्किट के लिए, क्योंकि रेजिस्टर क्या करता है भाई? दोनों का फेज डिफरेंस को क्या मिनिमाइज करके दोनों को सेम फेज में चलाता है, फेज डिफरेंस 0 होता है कि नहीं? ठीक है, तो मैक्सिमम पावर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं फॉर रेजिस्टिव सर्किट, फॉर रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट, और रेजिस्टिव सर्किट मतलब ओनली रेजिस्टर होगा। ठीक है, द पावर कंजप्शन इज मैक्सिमम, द पावर कंजप्शन, द पावर कंजप्शन इज कितना होगा? मैक्सिमम रेजिस्टिव सर्किट के लिए, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट के लिए, तो रेजिस्टिव सर्किट के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि दोनों का वेवफॉर्म का सेम हो रहा था ना, फेजर डायग्राम में फेज भी दोनों का सेम आ रहा था। ठीक है कि नहीं? फेजर डायग्राम में वोल्टेज एंड करंट का दोनों साथ साथ चल रहे थे, बस थोड़ा सा मतलब हीट डिसिपेशन के कारण एम्पलीट्यूड कम था, लेकिन सेम बेस में तो चल रहे थे, सेम टाइम पर उसका मतलब उनका मैक्सिमम सब कुछ आ रहा था। तो फॉर रेजिस्टिव सर्किट के लिए क्या होता है ना, फेज डिफरेंस 0 होता है, और फेज डिफरेंस 0 होगा तो पावर कंजप्शन क्या होगा सर्किट में? मैक्सिमम होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टिव मतलब रेजिस्टर के करंट को फ्लो कराने के लिए ज्यादा वाटर करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि वो रुका बढ़ जाता है। यस सर, ये तो कॉमन सेंस भी बोलता है, लेकिन मैथमेटिकली हमने लिखा है, समझ आ रहा है? फिजिक्स ऐसे बढ़ता है, तेरा कॉमन सेंस भी लागू होना चाहिए, मैथमेटिकली भी सेट सही होना चाहिए। क्या चीजों को समझ पा रहे हो नहीं? ऑब्वियस है, क्या सोच रहा है? कैंसर मतलब है ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट बाय सर इतना आसान सर। तो नेक्स्ट केस 1, केस 2 क्या हो जाएगा? केस 2 हो जाएगा तेरा इफ फाई तेरा कितना हो जाएगा? पाई बाई 2, अगर फेज डिफरेंस पाई बाई 2। अच्छा, कौन सा सर्किट है जहां पे फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होता है? बोथ इंडक्टिव सर्किट एंड कैपेसिटिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में क्या करता है?
जिस दिन से तू सानू मिले मैं तेरे पीछे पीछे चले। मतलब इंडक्टर क्या करता है, वोल्टेज को लीड कराता है। कितना फेज डिफरेंस, π/2। तो करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करंट लैग, कितना फेज डिफरेंस, π/2। तो जब भी आए तेरा π/2 होगा, चाहे वो इंडक्टर भी हो, सर्किट मतलब और कैपेसिटिव सर्किट हो। कैपेसिटिव सर्किट में क्या है, जिस दिन से तू सानू मिले मैं तेरे आगे आगे चले, मतलब करंट लीड करता है। कैपेसिटर में होता है ना, करंट लीड करता है, करंट को पास कर देता है ऐसे, समझ में आ रहा है। करंट लीड करता है, तो करंट लीड करता है तो कितना लीड करता है, π/2, समझ में आ रहा है। सिर्फ वही रेजिस्टर ही एक ही है जो कि सेम फेज में उन दोनों को चलाता है, मतलब वोल्टेज और करंट को। लेकिन इंडक्टर सर्किट एंड कैपेसिटर सर्किट ये दोनों क्या करते हैं, फेज डिफरेंस क्रिएट करते हैं, π/2 का फेज डिफरेंस। अगर तरफ π/2 है, देखते हैं कि पावर कंजप्शन क्या होगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, E/RMS इंटू I/RMS cos π/2। फाइव को बदले π/2 को किया तो sin 90 cos 90 कितना होता है, 0। cos 90 क्या होता है भाई, 0। cos 90 क्या होता है, 0। तो अगर cos 90 0 तो पावर क्या हो जाएगा, 0। तो पावर कंजप्शन 0 होता है। मतलब फॉर इंडक्टिव सर्किट एंड कैपेसिटिव सर्किट फॉर इंडक्टिव सर्किट एंड कैपेसिटिव सर्किट पावर कंजप्शन इज 0। पावर कंजप्शन इज 0। समझ में आया, पावर कंजप्शन क्या होता है, 0 हो जाता है। समझ में आया, ये बात समझ आना कि अगर मैं किसी और मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स दे दूं तो पावर कंजप्शन कहाँ पे मैक्सिमम होता है, मतलब कितना मैक्सिमम होगा कि नहीं, पहले बात होगा मैक्सिमम होगा। क्योंकि सिर्फ रेजिस्टर सर्किट में दोनों सेम फेज में चलते हैं, तो सेम फेज में चलते हैं तो पावर जो हमने फॉर्मूला निकाला हाई को 0 पुट कर देंगे, मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। और RMS वैल्यू कैलकुलेट करना तो आता है, I/RMS I/R2 तो कैलकुलेट करने का कि कितना मैक्सिमम तो होगा, लेकिन कितना मैक्सिमम पावर कंजप्शन हो रहा है कैलकुलेट कर सकते हो। यस सर। फॉर रेजिस्टिव सर्किट के लिए कॉन्सेप्ट क्या है ना, I0 होगा, फेज डिफरेंस। वोल्टेज एंड करंट को सेम फेज में चलाएगा, फेज डिफरेंस ही होगा तो मैक्सिमम पावर कंजप्शन कितना होगा ना, E मतलब मैक्सिमम इक्वल टू E/RMS I/RMS। तो E/RMS कितना होता है, E0/√2 I0/√2। मैक्सिमम वैल्यू तो पता हुआ तेरे को गिवन होगा तो कैलकुलेट करके वैल्यू पुट कर देना, मैक्सिमम पावर आ जाएगा, ठीक है। अगर तेरे को दे कि किसी सर्किट में इंडक्टर है या फिर कैपेसिटर है, दोनों है, तो मतलब पावर कंजप्शन कितना होगा, 0, ठीक है। क्योंकि इंडक्टिव सर्किट हो या फिर कैपेसिटिव सर्किट हो, ये क्या करते हैं, फेज डिफरेंस क्रिएट करते हैं, कितना 90 का। तो 90 का क्रिएट करते हैं तो 5 अगर फेज डिफरेंस 5/2 हो जाएगा, पावर कितना, 0। तो ये कंजप्शन होता है, ये पावर कंज्यूम करता है। समझ में आया, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। तो 2 टॉपिक और बचा हुआ है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपस में। जो एक है AC जनरेटर, जो कि मैंने इंडक्शन में पढ़ाना के लिए सोच रहा था लेकिन पढ़ाया था नहीं, क्योंकि तुम्हारा AC समझ में नहीं आता। यहाँ तो AC कंप्लीट समझ में आ चुका है, ठीक है। AC का एंड पार्ट है, हम AC का जो जर्नी कर रहे थे, AC का जर्नी का हम लास्ट पार्ट में आ चुके हैं। मतलब 97% हमारा AC कंप्लीट हो चुका है, ओनली 3% में AC जनरेटर ये एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। AC जनरेटर, दूसरा है तेरा AC जनरेटर, दूसरा है तेरा ट्रांसफार्मर। बड़े बड़े इलेक्ट्रिक जो मतलब होता है, इलेक्ट्रिक एरिया होता है, वहाँ पे बड़ा बड़ा सा ट्रांसफार्मर होता है। बोलते हैं कि सर ट्रांसफार्मर टूट गया, तो ट्रांसफार्मर खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, फूट गया ट्रांसफार्मर। क्यों बोलते हैं, ट्रांसफार्मर क्या चीज है, वो कौन सा चीज करता है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे वो चीज पड़ेगी। और ट्रांसफार्मर में 2 चीजें काम आएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये सारी चीजें आएगा, और वहाँ पे फैराडे लॉ लगेगा, ठीक है। कौन सा लॉ लगेगा, फैराडे लॉ, ऑलरेडी हमें समझ में आ चुका है। तो ये दोनों के बाद ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन सबसे इजीएस्ट टॉपिक है डेरिवेशन बहुत कम है, 2 लाइन में आंसर, सिर्फ 2-3 लाइन में आंसर, ठीक है। जो डेरिवेशन करना था, खतरनाक टॉपिक क्या है इसमें पता है, रिजोनेंस। बच्चों को समझ नहीं आता तो क्या 2 बार तेरे को पढ़ा है रिजोनेंस, क्या समझ में आएगा। मतलब किसी भी ऑसिलेटर सर्किट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ अगर तू एनर्जी दे देगा, बराबर एनर्जी देगा, तो वो क्या करेगा, मोर तेजी से वाइब्रेट करेगा, 3 तेजी से वाइब्रेट करेगा, तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। वही कंडीशन होता है रिजोनेंस, और वही इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है। तो रिजोनेट फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, मैक्सिमम करंट क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है नहीं, क्योंकि रिजोनेट फ्रीक्वेंसी होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ बराबर होता है कि नहीं। कितना होता है वैल्यू, 1/2π√LC, यही होता है उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और वही भी होता है उसका रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। दोनों में उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम आएगा। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, समझ आ रहा है। अच्छा, तो अगर हाँ सेम फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, इंपीडेंस कम हो जाएगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, ठीक है कि नहीं। अगर हाँ भाई यार मैं थोड़ा सा ऐसे जो होता है ऐसे बना लिया, ठीक है सर, फ्लो कर दो, मैं तो शुरू दे रहा आई नॉट यूज रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ को कैसा आएगा, समझ में आ रहा है।
अच्छा, अगर यहाँ पे क्या होता है भाई, क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ आर पर क्या होता है ना, एक्सएल इक्वल टू एक्सी के बराबर हो जाता है, ठीक है कि नहीं, और इम्पीडेंस स्मॉल आर के बराबर हो जाता है, ये देखिए तो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो आई क्या होगा, आई नॉट होता है ई नॉट बटे जेड, और जेड में लिखूंगा ई नॉट बटे आर, क्योंकि रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस का उनके रेजिस्टेंस के बराबर होता है। अगर तेरा सर्किट में रेजिस्टर का वैल्यू ज्यादा होगा तो करंट डिक्रीज होगा, मतलब एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम आ जाएगा, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे ये आ जाएगा। और रेजिस्टिव सर्किट में ओनली रेजिस्टर, क्योंकि अगर रेजिस्टर बढ़ेगा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, अगर रेजिस्टर का वैल्यू कम रहेगा तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, क्योंकि रीजनेटिव फ्रीक्वेंसी पर क्या कर रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है, मतलब रीजनल सेटल हो चुका है, समझ में आ रहा है। क्योंकि जब हम इनिशियली वोल्टेज दिया था वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट हो रहा है, बाद में हमने क्या करना चाह रहे हैं, उसका मैक्सिमम वोल्टेज सॉरी करंट को फ्लो कराना चाहते हैं, तो हमें कुछ फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा, कितना फ्रीक्वेंसी देगा ना, उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर अल्टरनेटिव वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी को सेट कर दे तो रिजोनेंस क्रिएट हो जाएगा, मैक्सिमम करंट फ्लो, ठीक है। और ग्राफ कुछ इस टाइप का है, रेजिस्टर बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड घटेगा, तो ग्राफ इस टाइप का आ जाएगा, बता देगा नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो एसी इज नाउ इन योर हैंड, समझ आ रहा है, ठीक है। तो एसी तुम्हें